हे दोस्तों, मैं चिराग। तो आज हम देख रहे हैं पीजीबीपी का 16th वीडियो। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 48 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3A और एक्सेप्शन का पार्ट कवर किया था रूल 6DD में। आज हम देख रहे हैं सेक्शन 48 सबसेक्शन 7। इसमें बोल रहा है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। तो आपको पता है कि एम्प्लॉय को क्या करता है, ग्रेचुटी का पेमेंट करता है जैसे वो रिटायर होता है या डेथ हो जाती है। तो ये तो जनरली आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में देखा था, जो कि उसके लिए एक तरीके से टैक्सेबल था। उसमें एग्जाम्पशन का पार्ट भी आपने कवर किया। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि जो भी एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है ग्रेचुटी के लिए, तो उसके लिए जो प्रोविजन बना रहा है वो डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं कर रखा। लेकिन एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है कि अगर वो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, कौन, एम्प्लॉयर यानी असेसी, और उसके लिए प्रोविजन बनाता है, तो वो अलाउड हो जाएगा। इसके अलावा अगर ग्रेचुटी के पेमेंट के लिए, जो कि आपको पता है कि साल के दौरान पेबल हो रही है, तो उसके लिए प्रोविजन बनाया है, तो भी अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन बाय वॉट एवर नेम कोल्ड मेड बाय द असेसी, यानी एम्प्लॉयर द्वारा बनाया गया प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू हिज एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे करने के लिए। तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, सबसे पहले ये बोल रहा है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है कि इनके लिए अलाउ हो जाएगी। एनी प्रोविजन मेड बाय द असेसी फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ सम बाय वे ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो प्रोविजन किसके लिए बनाया एम्प्लॉयर ने, कि वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में, तो उसके लिए वो हर साल प्रोविजन क्रिएट कर रहा है। और फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ एनी ग्रेचुटी, जो कि पेबल हो रही है उसी साल के दौरान, दैट हैज़ बिकम पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो बस यही सोचना था। अब देखिए अगला सेक्शन क्या बोल रहा है, सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशंस नॉट डिडक्टेबल, सेक्शन 40A सबसेक्शन 9। तो देखिए इसमें आपको पता है कि जैसे सर्टेन कंट्रीब्यूशन नॉट डिडक्टेबल बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि कोई आप फंड सेटअप कर देते हो, कोई कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हो, कोई ट्रस्ट बना के कंट्रीब्यूट करते हो, एओपी, बीओआई, सोसाइटी या किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी पर्पज़ के लिए अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो वो अलाउ नहीं होगा। तो आपने बोला सर हमने तो ऊपर देखा था कि अलाउ होता है, लेकिन वो किस में होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, आरपीएफ। ठीक है, अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन फंड बताया था। अभी जैसे बताया तो कहाँ कर रहे हैं, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कर रहे हैं। वैसे ही नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें मैंने बताया था कहाँ तक का होता है कंट्रीब्यूशन, 10% ऑफ सैलरी। चलिए एक बार दिखाई देता हूँ। देखिए जैसे ये रहा सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 फोर्थ में दे रखा था। क्या बताया था मैंने, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ एंड सुपर एन्यूशन फंड अलाउड होता है। वैसे ही एसपीएफ में भी अलाउ होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, लेकिन वो अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1, मतलब उसमें स्पेसिफिक डिडक्शन नहीं होती, लेकिन जनरल डिडक्शन होती है। लेकिन देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अलाउड नहीं होता। ठीक है, और ये तो चलो सेक्शन 43B का है, जो कि आज देखेंगे, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि जो ड्यू डेट या उससे पहले, ड्यू डेट जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट या उससे पहले जनरली ये पेड होना चाहिए, पेड बेसिस पे होता है, यानी कैश बेसिस पे क्या होता है, ये अलाउड होता है। ठीक, वैसे ही आपने नोटिफाइड पेंशन स्कीम, जैसे मैं एनपीएस ये बोल रहा हूँ, तो उसमें जो भी कंडीशन है वो पूरी करने के बाद जनरली कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एम्प्लॉयर को अलाउड हो जाता है डिडक्शन के फॉर्म में। वैसे ही अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड वो अलाउड हो जाता है। तो इस तरीके से बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो भी अनरिकॉग्नाइज है या जो आप प्राइवेटली सेटअप कर रहे हो उसमें अलाउड नहीं होता। ठीक, अब उस पॉइंट पे चल लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे हम आ गए हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर टुवर्ड्स सेटिंग अप और फॉर्मेशन ऑफ और एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू। इसका मतलब क्या है, या तो आप कोई फंड सेटअप कर रहे हो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फॉर्मेट कर रहे हो, बना रहे हो, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या बोल रहा है एज कंट्रीब्यूशन, या आप किसी फंड में, प्राइवेट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, चाहे आपने नहीं बनाया, किसी और ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ऐसे नहीं कि आपको अलाउ हो जाएगा खर्चे के फॉर्म में, नहीं होगा। वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, या जैसे हमने बोला रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्यूशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड या नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर होना चाहिए। और एसपीएफ में हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल डिडक्शन मिलेगी, यानी जनरल डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, लेकिन अनरिकॉग्नाइज की नहीं मिलेगी। तो ये बोल रहा है कि अगर आप किसी फंड में, ट्रस्ट में, कंपनी में, एओपी में, बीओआई में, सोसाइटी में या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन में किसी भी पर्पज के लिए कंट्रीब्यूट करते हो तो वो अलाउ नहीं होगा। एक्सेप्शन वेयर सच सम इज पेड बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड सुपरएन्यूशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, एनपीएस एज पर द रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ, देन सच सम इज अलाउड, तब ये अलाउड हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज डिसअलाउड, ये आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ बोल दिया एक्सपेंडिचर्स अलाउड ऑन कैश बेसिस, सेक्शन 43B अमेंडेड। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली इफ पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1,
ये 1 पॉइंट दे रखा है यानी ये फुट नोट दे रखा है। तो इसमें क्या बताएगा कि अगर कोई एसएससी जो ऑडिट करवाता है तो उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट है वो क्या है 30 सितंबर, क्या है 30 सितंबर। जैसे मैं प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहा हूँ तो 30 सितंबर 20 के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो ड्यू डेट ये है। वैसे उसके अलावा कोई एसएससी है तो उसके लिए क्या है 31 जुलाई, 31 जुलाई है। तो जनरली यही नोट में दे रखा होगा। तो ये बोल रहा है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, इन विच सच लाइबिलिटीज इंकर्ड। अब देखिए ढंग से पढ़िए, इन विच सच लाइबिलिटीज इंकर्ड प्रीवियस ईयर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई एग्जांपल बोलता हूँ आपको, मान के चलिए बोलता है कि एक सम पेबल है टैक्स, तो जैसे प्रोफेशनल टैक्स है तो आपको पता है कि प्रोफेशनल टैक्स की लाइबिलिटी प्रीवियस ईयर 1920 में इंकर होनी चाहिए। और अगर आप वो 1920 के दौरान या चलो 1920 में पे नहीं कर पाते हो लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले या इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की डेट तक पे कर देते हो, जैसे आप एक कंपनी हो आपकी ऑडिट होती है तो 30 सितंबर 20 के अंदर आप पे कर देते हो तो आपको प्रीवियस ईयर 1920 में अलाउ हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइबिलिटी आपकी 1920 में इंकर हुई है और आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की ड्यू डेट को या उससे पहले ही क्या कर दिया है, उस लाइबिलिटी को पे कर दिया, उस एक्सपेंडिचर को पे कर दिया। लेकिन आप बोलोगे जैसे सर कि 17-18 की कोई लाइबिलिटी थी, अब हम क्या कर रहे हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले पे कर रहे हैं, तो तब आपका कोई ये इनकम टैक्स की रिटर्न भरने का केस देखने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए कि 17-18 का कोई प्रोफेशनल टैक्स की लाइबिलिटी थी, वो प्रीवियस ईयर की नहीं थी, 17-18 की थी, और आप क्या कर रहे हो 30 सितंबर 20 से पहले यानी 31 अगस्त 20 को पे कर देते हो। तो इसका मतलब 19-20 में अलाउ नहीं होगी, वो 20-21 में होगी। तब आपको ये ड्यू डेट देखने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो लायबिलिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए। अगर उनसे पहले ईयर की है तो जिस वक्त भी आप पे करोगे, जिस टाइम पे करोगे, वो वाला प्रीवियस ईयर अलाउ होगा। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2021 होता, क्योंकि आपने 1920 की लायबिलिटी की बात नहीं करी, उससे पहले की लायबिलिटी की बात करी। तो जब भी पे करोगे उस साल टैक्सेबल, उस साल क्या होगा, डिडक्शन अलाउ होगी, ठीक है। लेकिन अगर लायबिलिटी प्रीवियस ईयर की है और इनकम टैक्स की रिटर्न बढ़ने की डेट या उससे पहले आप क्या कर देते हो, पे कर देते हो, तो आपको प्रीवियस ईयर 1920 में अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी बाय वॉट एवर नेम कोल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। सबसे पहले ये चीज़ बोल दी, तो ये कैश बेसिस पे ही अलाउड होगा। एनी सम पेबल एज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड, तो ये भी कैश बेसिस पे ही अलाउड होगा, ड्यू बेसिस पे अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो, मर्केंटाइल बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि ड्यू बेसिस पर खर्चे क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि इनकम टैक्स की रिटर्न बढ़ने की डेट या उससे पहले अगर आपकी इन खर्चों को, फॉलोइंग एक्सपेंसेस को पे कर देते हो, तब जाके ही वो अलाउड होंगे, ठीक है, तब जाके ही अलाउड होंगे। कह रहा है ना, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली इफ पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ओनली यानी तभी अलाउड होंगे। तो याद रखना ये सारा पार्ट दे रखा है, जैसे कोई प्रोफेशनल टैक्स हो गया, कोई ड्यूटी हो गई, कोई सेस हो गया, कोई फी हो गया। सम पेबल का मतलब क्या है वो नीचे कवर कर रखा है, देख लेंगे अभी। फिर बोल रहा है एनी सम पेबल एज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड, तो ये भी क्या होना चाहिए, कैश बेसिस पे पेड हो जाना चाहिए। तीसरा क्या बोल रखा है, एनी सम पेबल एज इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मैंने लोन लिया, ठीक है, एक इंडस्ट्री ने लोन लिया, उस इंडस्ट्री ने लोन पर क्या है, इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट अगर वो क्या करती है, जो उसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर 20, उससे पहले पे कर देती है, तो 1920 में उसको क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा वो इंटरेस्ट का पार्ट, ऐसे बोल रहा है। LIC हो गई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ गई, ठीक है। तो बोल रहा है लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनी, तो इनसे लिया है लोन किसी इंडस्ट्री ने, इस स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट का पार्ट है, वो भी खर्चे के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट का पार्ट है, वो भी अलाउ हो जाएगा, लेकिन कब, कैश बेसिस पे। वैसे ही एक नया प्रोविजन देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया अमेंडेड, अमेंडेड का मतलब क्या है, इसमें कुछ चेंज हुआ है। तो पहले पॉइंट क्या थे, कॉमन थे, लेकिन फोर्थ ये पॉइंट जुड़ा है। अब आगे भी पॉइंट है, वो पुराना ही है, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, यानी पहले 7 पॉइंट थे, अब ये नया पॉइंट जुड़ा है जो 4th नंबर का है। याद रखना ये वाला नया पॉइंट है, लोगों को पता नहीं होता इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये नया पॉइंट है। तो देखिए इसमें जनरली बोल रहा है एनी सम पेबल बाय द असेसी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम ए डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, डिपॉजिट टेकिंग NBFC, जो ऐसी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, अगर उससे आपने मतलब एम्प्लॉयर ने, जो भी असेसी है,
उसने अगर लोन लिया और लोन पे इंटरेस्ट का पार्ट है तो वो कैश बेसिस पे ही अलाउड होगा, ये नया प्रोविजन है। और या इससे भी लिया हो, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, और जिसकी जो पिछली ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो टोटल एसेट्स है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ये दोनों आरबीआई से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नीचे कवर कर रखा भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये बोला इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट गवर्निंग सच लोन और बोरोइंग, तो उस केस में कैश बेसिस पे अलाउ हो जाएगा अगर इनसे लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट का पार्ट है तो देखिए बोला सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या है, मीन से एनबीएफसी विच इज़ नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट। देखिए नाम से पता चल रहा है नॉन डिपॉजिट टेकिंग, जो डिपॉजिट नहीं लेती है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन साथ में क्या बोल दिया, एंड हैविंग टोटल असेट ऑफ नॉट लेस देन ₹500 करोड़ एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो मैंने क्या बोला, जिसकी टोटल असेट 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब तो यही है ना कि 500 करोड़ से कम नहीं, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम 500, तो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा उसकी टोटल एसेट होनी चाहिए और जो आरबीआई से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब डिपॉजिट टेकिंग में क्या बोल दिया कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मींस ए एनबीएफसी विच इज़ एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट, जो कि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, यानी पब्लिक में इशू करती है, पब्लिक से एक तरीके से क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है, यानी लोन ले रही है, एंड इज़ रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, और आरबीआई से क्या है, रजिस्टर्ड। फिर देखिए नॉर्मल पार्ट है जो कि आपने पहले शेड्यूल्ड बैंक के पढ़े होंगे, तो उसी से रिलेटेड बोल रखा है कि अगर शेड्यूल्ड बैंक से कोई लोन या एडवांस ले लिया, कोऑपरेटिव बैंक से कोई लोन या एडवांस ले लिया, तो उस पर इंटरेस्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे ही बोल रहा है, पर बोल दिया अदर देन, तो ये वाले नहीं होने चाहिए, अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट गवर्निंग सच लोन्स और एडवांसेस। आपने जब ये बैंक के पार्ट देखे होंगे तो आपने वहाँ देखे थे जब मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बताया था कि सर्टेन केसेस में अलाउ हो जाता है, ठीक है, वो इनकम का 8.5% और एक बार इनकम का 5%, तो समथिंग ऐसे आपने देखा था, जिसमें आपने शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक देखा था, तब भी आपने देखा था कि अदर देन, तो इनको छोड़ के, ठीक है, आपने इससे लिया है लोन शेड्यूल्ड बैंक से और कोऑपरेटिव बैंक से लिया है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो कैश बेसिस पे अलाउ हो जाएगा। वैसे ही बोल रहा है एनी सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ एनी लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय। आपको पता है कि एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी छुट्टियां बचाता है, आपको मैंने बताया था लीव सैलरी एनकैशमेंट में, तो उसके लिए टैक्सेबिलिटी का पार्ट रहता है, उसमें एग्जम्पशन मिलती है, लेस करने के बाद बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अमाउंट दे रहा है, जो भी उसकी क्रेडिट बची है, कहने का मतलब जो उसकी छुट्टियाँ रह गई थी, जो उसने छुट्टियाँ नहीं ली थी, और उस छुट्टियों के बदले में उन्हें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, किसको, एम्प्लॉय को अमाउंट मिलता है। तो जो भी एम्प्लॉयर दे रहा है अमाउंट, तो अगर वो कैश बेसिस पे ही अलाउड होगा, वैसे जनरली नॉर्मल अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना कि अगर आप एक प्रोफेशन में और आप कैश अकाउंटिंग ही फॉलो करते हो, आप मर्केंटाइल नहीं करते, आप कैश अकाउंटिंग, तो तब आपको ये ड्यू डेट ये देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने 1920 में पे किया है तो 1920 में होगा, अगर आपने 30 अगस्त 20 को पे किया है या 31 अगस्त 20 को पे किया है, जो कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले, तब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1920 में अलाउ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तब वो 2021 में होगा, क्योंकि आप फॉलो ही कैश अकाउंटिंग करते हो। ये जनरली प्रोविजन जो है वो किन के लिए, जो मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो दो पार्ट मैंने आपको बता दिए कि एक लाइबिलिटी जो पिछले साल होनी चाहिए, तभी क्या होगा, उसके बेसिस पे आपको अलाउड हो जाएगा अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया है इनकम टैक्स की रिटर्न बढ़ने को या उससे पहले, इनकम टैक्स की रिटर्न बढ़ने की जो ड्यू डेट है उस दिन या उससे पहले। और दूसरा मैंने क्या बताया अभी आपको कि कैश बेसिस पे नहीं है, मर्केंटाइल बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, तब जाके सारे के सारा पार्ट आएगा, क्योंकि कैश बेसिस पे तो जब भी पे करोगे उस वक्त हो जाएगा, अगर आप एडवांस में पे करते हो तो उसी दिन अलाउ हो जाएगा जिस दिन आपने पे किया, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आपने पे किया। तो अगर 1920 में किया है तो 1920 और 2021 में किया है तो तब आपको ये प्रोविज़न देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही देखिए आपने बीच बीच में जब भी पीएफ देखा कि रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेचुटी फंड या किसी भी फंड में कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, तो एम्प्लॉयर जब भी कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयर जब भी क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इन फंड में, तो ये भी कैश बेसिस पे अलाउ होता है। जब भी आपने इनके रेस्पेक्टिव प्रोविजन देखे या सेक्शन 36 के अंदर पार्ट देखे, नीचे मैंने स्पेसिफिकली नोट में बता दिया था कि इसके अंदर 43B का पार्ट आएगा, कैश बेसिस पे आएगा। आठवां क्या दे रखा है, एनी सम पेबल बाय द असेसी टू द इंडियन रेलवे फॉर द यूज़ ऑफ रेलवे असेट्स, रेलवे की असेट यूज़ करने के लिए इंडियन रेलवे को जो भी सम पेबल है वो पार्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला टैक्स पॉइंट, if payment is not made before the date mentioned above then no allowance shall be allowed in respect of the outstanding liability
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी डिडक्शन कैन हावर बी क्लेम्ड इन द ईयर ऑफ द पेमेंट। तो सीधी सी बात है, अगर आप 31/10/20 को इन जो ऊपर रेस्पेक्टिव जो भी अमाउंट दे रखे हैं या जो भी एक्सपेंडिचर दे रखे हैं इनसे रिलेटेड जो डिडक्शन है, मान के चलिए आपको कब मिल रही है, यानी आप पेमेंट कब कर रहे हो, 31/10/20 को कर रहे हो, 31 अक्टूबर 20 को कर रहे हो, और आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट थी 30/9/20 थी, तो आपको 19/20 में नहीं अलाउ होगा, क्योंकि आपने ड्यू डेट के बाद क्या करा है, पेमेंट किया है। तो 31/10/20 को है, तो इसका मतलब 20-21 प्रीवियस ईयर को, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 में होगा, असेसमेंट ईयर 2021 में नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सोचना है। तो इसमें हमें नहीं होगा, हमें होगा प्रीवियस ईयर 2021 में, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी पेमेंट किया है उस वक्त क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद किया है तो प्रीवियस ईयर 19-20 में आपको नहीं होगा। मैं देखिए रेस्पेक्टिव ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो वैसे सोच के चलिए, आपको आराम से समझ में आएगा। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसीज इररेलेवेंट, ये बोल रहा है इररेलेवेंट है। सेक्शन 43B इज एप्लीकेबल ओनली ऑन दोज एक्सपेंडिचर विच आर अलाउड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इफ एन एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी डिसअलाउड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ एन एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी डिसअलाउड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विद इन टाइम शैल नॉट बी सफिशिएंट टू मेक इट एन अलाउड एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो पहले से ही डिसअलाउड कर दिया गया। तो ये बोला है सेक्शन 43 उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, 43B जो कि अलाउड है। जैसे हमने बोला कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो डिसअलाउड है, तो उसका कैश बेसिस का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही डिसअलाउड है। यहाँ पे बोलिए एग्जांपल, इनकम टैक्स पेड ₹5,000 बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपको पता है कि इनकम टैक्स अलाउड एक्सपेंडिचर है ही नहीं। आपका प्रोफेशनल टैक्स अगर होता, अगर आपकी कोई ड्यूटीज़ का पार्ट होता, सेल्स का पार्ट होता, ठीक है, कोई टैक्स जो होता जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, ये तो क्या है एक तरीके से पर्सनल बोला जाता है, इसलिए ये अलाउड नहीं होगा, ठीक। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। तो जो पहले से ही डिसअलाउड है, तो अगर वो रिटर्न बढ़ने से पहले भी पे कर देते हो तब भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही डिसअलाउड है। यहाँ पे यही बोल रहा है। फिर देखिए बोल रहा है इन जनरल, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था 2 फुटनोट दे रखे हैं, एक तो आपका सम पेबल का मतलब क्या है और एक आपका ड्यू डेट का मतलब क्या है। तो ड्यू डेट तो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है वेयर ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी अंडर एनी लॉ 30th September ऑफ द असेसमेंट ईयर, इन एनी अदर केस 31st July ऑफ द असेसमेंट ईयर। ये मैंने आपको बताया। एनी सम पेबल मीन्स ए सम फॉर विच द असेसी इंकर्ड लायबिलिटी इन द प्रीवियस ईयर। देखिए इन द प्रीवियस ईयर even though such sum might not have been payable within that year under the relevant law, that is liability must have been accrued whether falls due or not। देखिए इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपको पता है कि आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो 30 जून और 31 दिसंबर को देना पड़ता है, जो भी लोन लिया है उससे रिलेटेड, ऊपर के जो भी लोन के आपके पार्ट थे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जैसे भी हैं। तो आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी से लेके जो 31 मार्च का है, जैसे सपोज करो 30 जून हम किसकी बात कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं, और 31 दिसंबर 20 की बात कर रहे हैं। अब देखिए 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 20 का जो भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो हो गया अराइज का मतलब क्या हो गया, अक्रू हो गया। लेकिन ड्यू कब होगा, वो 30 जून को। अब आपको 1 जनवरी से 31 मार्च को, जैसे हम बोलते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ता है, तो हमें अक्रूअल बेसिस पे दिखाना पड़ता है। और जैसे ही 1 अप्रैल आती थी तो आप अकाउंटिंग में क्या करते थे, उसको रिवर्स करते थे। और 30 जून को आप जैसे ही इंटरेस्ट का पे करने की एंट्री करते थे तो आप करते थे इंटरेस्ट टू कैश। तो आपको पता है कि आपने 1 अप्रैल 20 को जैसे ही रिवर्स कर दिया तो 31 मार्च को आपने उसको अक्रूअल बेसिस पे दिखाया, और अगले साल के शुरू में आपने उसको रिवर्स करते ही अक्रूअल बेसिस हटा दिया, और जैसे ड्यू बेसिस आया तो आपने उसको पे कर दिया। तो आपका सारा पार्ट बिल्कुल सही हो गया। और देखिए इनकम टैक्स के हिसाब से बोलेंगे, ये तो मैंने आपको अकाउंटिंग के हिसाब से बताया, जो कि आपने अकाउंटिंग कहीं ना कहीं बीकॉम इसमें पढ़ी होगी कि आप क्या करते हो कि आपको पता है कि 6-6 महीने में इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जनवरी से मार्च, ईयर एंड आ गया तो हमने तब तक अक्रूअल बेसिस पे दिखाया, और जैसे ही अगला साल आया तो उसके शुरू में हमने उसको रिवर्स कर दिया, और जैसे ही 30 जून आया जब इंटरेस्ट की बारी आई तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ये कर दिया, या इंटरेस्ट टू हायर वेंडर कर दिया, या इंटरेस्ट टू जिससे भी हमने लिया था, लोन का पार्ट है तो उतने से लोन को बढ़ा दिया। तो आपको बताया कि आपने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। लेकिन जैसे आपने टू अक्रूअल किया था, तो अक्रूअल क्यों किया था, क्योंकि आपको बताया कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ था। तो ये बोल रहा है चाहे वो ड्यू हो चाहे नहीं हो, चाहे पढ़ के देख लीजिए। बोल रहा है एनी सम पेबल मीन्स ए सम फॉर विच द असेसी इंकर्ड लाइबिलिटी इन द प्रीवियस ईयर इवन दो सच सम माइट नॉट हैव बीन पेबल विद इन दैट ईयर अंडर द रेलिवेंट लॉ, दैट इज लाइबिलिटी मस्ट हैव बीन अक्रूड। तो लाइबिलिटी अक्रूड हो गई, चाहे वो फॉल ड्यू हो रही है चाहे नहीं हो रही, चाहे इसी साल में ड्यू हो रही है
चाहे वो अगले साल में ड्यू हो रही है। तो आपको पता है कि 30 जून 20 को ड्यू हो रही है। अब आप बोलोगे कि सर कैश बेसिस पे आप बोल रहे हो, तो देखिए अभी मैं लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब वो पे होना चाहिए कब, ड्यू डेट को, इनकम टैक्स के रिटर्न बनने की ड्यू डेट को, या उससे पहले होना चाहिए। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सम पेबल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे अक्रूवल बेसिस भी आता है, चाहे वो ड्यू हो चाहे वो नहीं हो। अब देखिए नोट्स में यहाँ पे दे रखा है Section 43B is applicable only if the assessee is following mercantile system of accounting. However, if an assessee follow cash basis of accounting, deduction shall be allowed only in the year in which payment is made. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, even though the payment has been made on or before due date of filing of return. तो अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, मतलब एक प्रोफेशनल पर्सन हो गया, जैसे मान के चलिए कोई सीए हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, तो वो प्रोफेशनल बेसिस पे कर रहा है। मान के चलिए कि वो ट्रेडिंग पीएनएल के फॉर्म में नहीं बनाता, वो ड्यू बेसिस पे नहीं करता, मतलब अक्रूवल बेसिस पे नहीं करता, तो कैश बेसिस पे कर रहा है। तो अगर उसने क्या कर रखा है, जैसे 31 जुलाई को पेमेंट कर रखा है, उसकी मान के चलिए कि रिटर्न भरने की डेट है वो क्या है, 31 जुलाई को ये, और 31 जुलाई 20 को ही किया, तो उसको पता है कि वो कैश बेसिस पे फॉलो कर रहा है। तो वो ये नहीं कि उसको 1920 में अलाउ हो जाएगा, नहीं, उसको 2021 में ही होगा। तो जनरली जो आप ये सेक्शन 43 भी देख रहे हो वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के लिए, कैश बेसिस के लिए नहीं है, उसमें तो पेमेंट बेसिस पे अलाउड हो जाएगा, कैश बेसिस पे, ठीक है। जबकि यहाँ पे कब होगा, जब हम मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट देखेंगे। द प्रोविजन दैट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन payment must be made on or before the due date of filing or return shall be applied only for the relevant previous year in which such liability is incurred। मैंने क्या बताया, प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी इंकर होनी चाहिए, उसी के लिए हम देखेंगे कि पेमेंट ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले हो जानी चाहिए। इफ़ पेमेंट इज मेड आफ्टरवर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच पेमेंट इज एक्चुअली मेड विदाउट कंसिडरिंग द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर पेमेंट बाद में होता है तो हम प्रीवियस ईयर देखेंगे कि किस वक्त पेमेंट हुआ है, तब हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि ड्यू डेट या उससे पहले पे हुआ है। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था, तो वही एग्जांपल दे रखा है, मिस्टर एक्स पेड प्रोफेशनल टैक्स ₹10,000 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 15-16। अब देखिए 15-16 में 10,000 की लायबिलिटी इंकर हुई थी, लेकिन पेड कब किया है, ऑन 7 मई 19। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 15-16 से रिलेटेड जो रेलिवेंट ड्यू डेट थी वो थी 30 सितंबर, या मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं तो 31 जुलाई थी, 31 जुलाई 16 थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर 15-16 की लाइबिलिटी थी और उसको 31 जुलाई 16 के अंदर पे करना चाहिए था, तब जाके 43B का पार्ट आता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, आपने कब पे किया, 7/5/19 को पे किया। तो बोला डिडक्शन फॉर सच एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 1920 नॉट इन द प्रीवियस ईयर 1890। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये 7 मई 19 की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, 7 मई 19 की बात कर रहा है, तो 19-20 में अलाउ होगा। कब होगा, 19-20 में। तो इस बेसिस पे अब आपको ड्यू डेट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो लाइबिलिटी हमेशा प्रीवियस ईयर क्यों नहीं चाहिए, यानी अगर मैं प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ तो 1920 से रिलेटेड लाइबिलिटी है, तो उसकी 31 जो भी जुलाई जो भी ड्यू डेट है, या 30 सितंबर 20 है, 31 जुलाई 20 या 30 सितंबर 20। अगर कंपनी है कोई ऑडिट करवाती है या कोई और अदर बिजनेस है, 31 जुलाई की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल बिजनेस है तो वो 31 जुलाई की बात कर रहे हैं, तो 31 जुलाई 20 को या उससे पहले जनरली वो लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाना चाहिए, और लाइबिलिटी प्रीवियस ईयर 1920 की होनी चाहिए मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर देखिए थर्ड में बोल रहा है, वेयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज कन्वर्टेड इनटू लोन देन सच इंटरेस्ट इज नॉट डीम्ड एज इंटरेस्ट पेड। वही सीधी बात है, आपका कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो कि आपने बैंक से लिया, एनबीएफसी से लिया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, किसी से भी लिया, तो अगर आपने उसको क्या कर दिया, जैसे मान के चलिए कि आपका 10,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, आपने उसको 2 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया लोन की, यानी आपने बोल दिया कि मंथली 5,000 पे करोगे, तो आपने उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो बोल रहा है इस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट पेड नहीं माना जाएगा और आप इसको अलाउड नहीं कर सकते हो डिडक्शन के फॉर्म में। फिर बोल रहा है फोर्थ, वेयर ए डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द अफोर्सेड एक्सपेंडिचर अलाउड in an earlier year on accrual basis the same will not again be allowed as deduction under the section on payment basis। देखिए वही बात बोल रहा है कि अगर मैंने बोला कि 1920 में प्रोफेशनल टैक्स की लाइबिलिटी इंकर हुई है, मान के चलिए 5,000 रुपये की, अब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट थी 31 जुलाई, आपने 30 जुलाई के अंदर उसको पे कर दिया, मतलब एक दिन पहले पे कर दिया। आपको बोल रखा था कि ड्यू डेट है उससे पहले पे कर दोगे तो 1920 में अलाउ हो जाएगा। अब आपको 5,000 अलाउ हो गया, अब 1920 में आपने खर्चा ले लिया उसको, फिर आप 2021 में थोड़ी ले सकते हो। आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने तो 30 जुलाई को पेमेंट किया है और 2021 में ले लूँगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो गलत हो जाएगा और आपको ड्यू बेसिस पे ही अलाउड होगा। अब देखिए 5th पॉइंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा, एज पर सेक्शन 36
सबसेक्शन 1 5th ए में, एक बार पढ़ के देखते हैं, आपको फिर बाद में समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉई एज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ। अभी देखिए, अभी तक मैं ऊपर आपको क्या बोल रहा था कि एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एम्प्लॉई ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है पीएफ में, सुपर एनुएशन फंड में, या कोई भी फंड जो भी ईएसआई एक्ट 1948 के अंदर सेटअप है, या किसी और फंड की बात कर रहा है जो कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए। तो अगर उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, क्या करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट, तो एम्प्लॉयर की वो इनकम मानी जाती है। अब देखिए, जो भी ये रेलिवेंट एक्ट है, जो भी ये फंड है, ये क्या बोलता है कि आपने जो भी एम्प्लॉय से पैसा लिया है, कंट्रीब्यूशन लिया है, तो हमारे फंड में जमा तो कराओ, तो एक ड्यू डेट के अंदर जमा कराओ। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, रिटर्न भरने की, मैं क्या बोल रहा हूँ, फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो भी है वो जमा कराना पड़ता है। एम्प्लॉयर अपनी जेब में थोड़ी रखेगा, या खुद का थोड़ी वो बना के बैठा है, क्या बोलते हैं उसको, सेफ बना के बैठा है, सेफ में डाल रहा है, ऐसा नहीं है, एक फंड में डालना पड़ता है। तो जो भी जनरली ये एक्ट है, इन्होंने एक बैंक अकाउंट खोल रखा होगा, एक पर्टिकुलर फंड सेटअप कर रखा होगा, तो वहाँ पे जाके उस एम्प्लॉयर को डालना पड़ता है। किसके अंदर, 15 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर। इस प्रोविजन में जाके देखना, मैंने आपको बताया हुआ है। तो बोला सब्सिक्वेंटली when such sum is credited by the employer to the employee's account in the relevant fund। इसका मतलब क्या हो गया कि उस फंड में जाके एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ क्रिएटिंग सच कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रेलिवेंट एक्ट। मतलब ईएसआई एक्ट हो गया, इस फंड से रिलेटेड कोई एक्ट हो गया स्टैट्यूटरी, तो उसमें जाके आपको जो भी डेट बोल रखी है कि 15 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर आपको जमा कराना पड़ेगा, तब जाके जो आपकी इनकम मानी गई है वो लेस कर दी जाएगी, मतलब डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं कराते तो वो तो आपकी इनकम की फॉर्म में होगी और आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बोल रहा है इफ सच कंट्रीब्यूशन इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन द टाइम अलाउड एज पर द प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट एक्ट। जो मैंने बोला कि इसमें समथिंग एक में 15 दिन दे रखा था और एक में समथिंग ईएसआई में 21 दिन या ऐसे कुछ दे रखा था, तो वहाँ पे जाके देखना कि उसके अंदर जमा कराना पड़ता है। अगर नहीं कराते तो बाद में वो एक तरीके से क्या आपको पता है कि आपकी इनकम तो मान ही ली गई थी, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको खर्चे के फॉर्म में डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बोला डिडक्शन शैल नेवर बी अलाउड, डेट इज़ नॉट नाउ देन नेवर, ना अभी ना बाद में, आपको डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। तो आप टाइम के अंदर जमा कराओ, अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि इनकम आपने जो भी ली है वो बाद में आपको अलाउड हो जाएगी। अगर टाइम पे नहीं जमा कराते तो वो इनकम के फॉर्म में ही रहेगी और आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब देखिए, डीम्ड प्रॉफिट हमने शुरू में भी देखे थे, उसके कुछ पॉइंट हमने कवर कर लिए थे, अब एक दो रह गए थे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम। तो जैसे मैंने एक आपको सेक्शन 176 समथिंग 2A ऐसे बताया था, 3A सॉरी, ये रहा 176 3A एंड 4 शुरू में, कि आपका बिजनेस और प्रोफेशन क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया और उसका अमाउंट आपको क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तो ये डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, चाहे आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये बोल रखा था, एक मिनट रुकिए, थोड़ा ऊपर कर दूँ इसको। अब ठीक है, ये बोल रहा है द फॉलोइंग रिसिप्ट आर चार्जेबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम इवन इफ द बिजनेस टू विच सच रिसिप्ट इज रिलेटेड इज नॉट इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। चाहे प्रीवियस ईयर के दौरान जिस बिजनेस से रिलेटेड इनकम हुई है वो बिजनेस बंद हो गया, वो बिजनेस क्लोज हो गया, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो जैसे क्या बोल रहा है कि आपने पहले के सालों में कोई डिडक्शन ले ली थी, उसकी आपको रिकवरी हो गई। कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी आपकी, उसकी आपको रिकवरी हो गई क्योंकि आपने ट्रेडिंग लाइबिलिटी की कोई डिडक्शन ले ली थी। तो ये बता रहा है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। बैलेंसिंग चार्ज हमने देख लिया था सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, ठीक है, पावर सेक्टर यूनिट इनके लिए। सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 सेल ऑफ असेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये भी हमने कवर कर लिया था। सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 41 4A विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 8, तो इसको हम नीचे कवर करेंगे, या शायद ये भी मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, एक मिनट, देखिए ये भी कवर हो गया था, मैंने अभी चेक कर लिया। तो ये अपना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद कवर हो गया था, विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो ये भी हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं, देखिए नीचे दे रखा है 176 3 and 4 रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन गिवन बिलो। लेकिन ये भी क्या है, वहाँ पे कवर हो गया था शुरू में, आपको ध्यान हो तो, ये समथिंग सेकंड या थर्ड वीडियो थी, तो उसमें हमारा ये भी कवर हो गया था। देखिए बोल रहा है रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, तो बोल रहा है वेयर एन अलाउंस और डिडक्शन इज अलाउड इन एनी असेसमेंट ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉस एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लाइबिलिटी इंकर्ड बाय द असेसी। तो कोई लॉस हो गया, कोई एक्सपेंडिचर होगा, कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी हो गई जो कि किसी भी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अलाउ हो गया था। Subsequently, during any previous year, such assessee has obtained, whether in cash or in any other manner,
any amount in respect of such loss, expenditure or any benefit in respect of such trading liability by way of remission or cessation thereof। तो आपको बाद में वो अमाउंट मिल जाता है, ठीक है, जो भी लॉस का, जो भी एक्सपेंडिचर का या ट्रेडिंग लाइबिलिटी का बेनिफिट मिल जाता है, तो वो आपकी इनकम का पार्ट माना जाता है, डीम्ड इनकम हो जाता है, जिस प्रीवियस ईयर में आपको मिलता है। द अमाउंट ऑब्टेन और बेनिफिट अकर्ड शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच बेनिफिट इज ऑब्टेन। ये आ गया। नोट्स में बोल रखा है द प्रोविजन होल्ड्स गुड। प्रोविजन तब भी अच्छा माना जाएगा चाहे आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं हो, क्योंकि हम वही देख रहे थे जब मैंने एक्सेप्शन बताया था, उसमें क्या बताया था, यानी सेकंड या थर्ड वीडियो में, कि बिजनेस चलते हुए रहना चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन चलते हुए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें क्या बोलेगा कि चाहे बिजनेस या प्रोफेशन नहीं चल रहा हो तब भी वो एक तरीके से इनकम के फॉर्म में आ जाएगा, किसकी, पीजीबीपी की। तो उसमें यह बताया था रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हो गया, पिछले साल के कोई खर्चे हैं जो इस साल इनकम के फॉर्म में आ गए, यानी वापस से अलाउड हो गए, तो वो इनकम के फॉर्म में आ जाएंगे, चाहे आपका बिजनेस चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है whether the business or profession in respect of which such allowance or deduction has been made is in existence in that year or not। तो जिस साल आपको पिछले साल के खर्चों का कोई भी पार्ट मिला है, चाहे उस साल, जिस साल आपको मिला है उस साल चाहे बिजनेस चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बिजनेस है चाहे बिजनेस नहीं है। Second, the first and the most necessary ingredient for the application of section 41 subsection 1 is that an allowance or deduction must have been made previously while computing the taxable income। तो इसका मतलब जैसे 2015-16 का कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी या एक्सपेंडिचर था, तो आपने 15-16 में लिया हो, किसके फॉर्म में, डिडक्शन के फॉर्म में, अलाउंस के फॉर्म में। तो अगर आपने अलाउंस या डिडक्शन के फॉर्म में लिया है तब जाके ही वो डीम्ड इनकम माना जाएगा, कब, प्रीवियस ईयर में, जब भी आपको वो मिलता है, ठीक है। थर्ड, where benefit has been obtained by the successor in business, such benefit shall be taxable in the hand of successor। आपको पता है कि देखिए बिजनेस किसी और के पास आ गया, अब उसको जो इनकम मिली है वो किसको मिली है, किसी दूसरे पर्सन को, यानी प्रीडिसेसर को नहीं मिली, वो किसको मिली है, सक्सेसर को। तो अगर फ़ायदा सक्सेसर उठा रहा है तो टैक्सेबल भी सक्सेसर के आर्ट में होगा, ये नहीं कि प्रीडिसेसर। सक्सेसर ऐसे नहीं बोल सकता कि प्रीडिसेसर ने खर्चा लिया है तो बिजनेस में चला रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरे में टैक्सेबल करोगे, ऐसा सक्सेसर नहीं बोल सकता। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सक्सेसर बिजनेस चला रहा है तो इसका मतलब उसी के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे प्रीडिसेसर ने खर्चा लिया था। खर्चा प्रीडिसेसर ने लिया लेकिन सक्सेसर के पास इनकम टैक्सेबल हो रही है तो वो सक्सेसर को ही इनकम मानी जाएगी। अब देखिए लास्ट में ये बोल रखा है रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 176 सबसेक्शन 3A एंड 4। ये बोल रहा है बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी ईयर ड्यू टू डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन सच बिजनेस और प्रोफेशन। जो पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा था, या तो वो रिटायर हो गया या डेथ हो गई, इसकी वजह से क्या हो गया, बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू हो गया। ट्रीटमेंट एनी सम रिसीव्ड आफ्टर सच डिसकंटिन्यूएंस शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द रिसिपेंट एंड चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। अब बताइए, कुछ भी नहीं दे रखा, यही पार्ट था, तो इसलिए सिंपल सा है। अब देखिए मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ, ये मेंटेनेंस का पार्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है तो ये भी कवर करवा देता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कवर होगा उतनी जल्दी अपना बीएनपी का पार्ट खत्म हो जाएगा, यानी पीजीबीपी का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये बोल रहा है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये बोल रहा है कि किन बिजनेस के लिए या किन प्रोफेशन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, कितनी रिसिप्ट होनी चाहिए या कितना टर्नओवर होना चाहिए जिनसे उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, कितने साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर के बाद, जैसे में बोलता है 6 साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट सारे दे रखे हैं। यह सेक्शन 44AA एंड रूल 6F। देखिए बोल रहा है कि पर्सन फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी, पर्सन जो कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन चला रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है, पर्सन जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं चला रहा, पर्सन कैरिंग ऑन ए नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और एनी बिजनेस। अब देखिए स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 दे रखा है, यानी फुट नोट में दे रखा है, तो एक बार फुट नोट में देख लेते हैं। देखिए ये रहा, स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया, कोई लीगल प्रोफेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, इंटीरियर डेकोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनी सेक्रेटरी, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट और एनी अदर प्रोफेशन एस इज़ नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन द ऑफिशियल गजट। तो ये सारे स्पेसिफाइड में आएंगे, इसके अलावा जो भी होंगे वो नॉन स्पेसिफाइड में होंगे। अब देखिए स्पेसिफाइड के लिए अलग कंडीशन है और नॉन स्पेसिफाइड के लिए अलग है। स्पेसिफाइड में 2 आ गई, ए और बी केस, और इसमें भी क्या हो गया, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है यानी आपका पुराना बिजनेस है, और अगर नया बिजनेस है तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, टर्नओवर या इनकम क्राइटेरिया, कि अगर आपकी टर्नओवर या अगर आपकी इनकम इतनी हो जाती है पिछले 3 साल में, पिछले साल में, समथिंग ऐसे क्राइटेरिया दे रखा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए यहाँ बोल रहा है
ग्रॉस रिसिप्ट, अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है मतलब पहले से बिजनेस रन कर रहा है, तो ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन, क्या बोल रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट, क्योंकि प्रोफेशन में रिसिप्ट होती है और बिजनेस में क्या होता है, टर्नओवर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशन है और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और एनी बिजनेस, तो बिजनेस का सारा पार्ट नीचे है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशन के पार्ट को कवर किया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, तो यहाँ पे इसलिए टर्नओवर का पार्ट है ही नहीं। तो देखिए बोल रहा है ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन एक्सीड ₹1,50,000 इन ऑल ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। जैसे मैं 1920 की बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर, तो उससे पहले का ईयर क्या हो गया, 1819, 1718 और 1617। तो 16-17, 17-18, 18-19, उन 3 साल में जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1,50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन एक्सीड ₹1,50,000 इन ऑल ऑफ द, याद रखना ऑल, एनी नहीं बोल रहा, अगर एनी बोलता तो तीनों साल में से किसी एक में भी अगर हो जाती तब हो जाता अलाउ, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इन ऑल ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, वैसे अगर आपका नया बिजनेस है तो आपको पता है कि आपने 1920 में स्टार्ट किया, तो ये बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में अगर लग रहा है कि 1,50,000 से ज़्यादा हो जाएगी तो मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसको लग रहा है कि ये मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, देखो देखने से पता चल जाता है। जैसे कोई है ना पहले से एक बिजनेस है कोचिंग का या अकाउंटेंसी का कोई प्रोफेशन है, आपको पता है कि आप नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो अकाउंटेंसी का, तो आपको पता है पहले से ही आपके कस्टमर बहुत सारे हैं, तो आपके नए कस्टमर और आ जाएंगे और उस साल आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज़्यादा तो होगी ही होगी। तो ग्रॉस टोटल रिसिप्ट इन द प्रोफेशन फॉर दैट ईयर इज लाइकली टू एक्सीड ₹1,50,000। तो कह रहा है मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 6F। अब देखिए 2 दे रखा है, यानी फुट नोट 2 में इसका बता रखा है कि आपको कैश बुक मेंटेन करनी है, जर्नल मेंटेन करनी है, लेजर मेंटेन कर रही है, तो वो नीचे दे रखा है। एक बार ये भी देख लेते हैं फटाफट, जिससे क्या होगा साथ साथ कवर होता जाएगा। तो देखिए बोल रहा है फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एज पर रूल 6F, कैश बुक, जर्नल इफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड, लेजर, डी कार्बन कॉपी ऑफ मशीन नंबर बिल एक्सीडिंग ₹25, अगर बिल की वैल्यू 25 रुपये से ज़्यादा की हो रही है तो बोल रहा है कि मशीन नंबर बिल होना चाहिए उसकी कार्बन कॉपी इशूड बाय द पर्सन। मशीन नंबर, इसका मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर बिल आता है, आप प्रिंट करवाते हो तो वो मशीन नंबर ही होता है, क्योंकि उसमें जो प्रिंटिंग होती है 101, 102, 103 जो भी है बिल का नंबर वो प्रिंटेड होता है। ठीक है, ई क्या बोल रहा है ओरिजिनल बिल्स वेर एवर इशूड टू द पर्सन and receipt in respect of expenditure incurred by the person, or where such bills and receipt are not issued and expenditure incurred does not exceed ₹50, payment voucher prepared and signed by the person। तो देखिए इसमें इसका मतलब क्या है ई पॉइंट का, कि ओरिजिनल बिल जब भी आप इशू कर रहे हो, आप किसी प्रोफेशन में हो तो आप नॉर्मल क्या कर रहे हो, बिल इशू करते हो। जैसे अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, आपने अकाउंटेंसी सर्विस किसी को दी तो उसके लिए आप बिल इशू कर रहे हो। या ये बोल रहा है कि जब भी आपने खर्चे किए होंगे, यानी आप एक पर्सन हो, आपने बिल इशू करा, कब करा, जब आपने सर्विस दी। दूसरा क्या है, जब आपने सर्विस ली तो जो भी आपने एक्सपेंडिचर किए तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आपको रिसिप्ट मिल रही है, क्योंकि जब भी आप एक्सपेंडिचर करोगे सामने वाला आपको क्या करेगा, रिसिप्ट देगा। रिसिप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया उसकी रिसिप्ट मिली, तो इसका मतलब जब आप सर्विस दे रहे हो तो आपने बिल इशू करा। ठीक है, वैसे अगर आप सर्विस ले रहे हो या कुछ भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसके लिए आपको रिसिप्ट मिली, ये होनी चाहिए। या ये बोल रहा है और वेयर सच बिल्स एंड रिसिप्ट आर नॉट इशूड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड डज नॉट एक्सीड ₹50, ये बोल रहा है। तो जहाँ पे बिल इशू नहीं करते हो, जहाँ पे रिसिप्ट जो भी है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड वो 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं होती, तो पेमेंट वाउचर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और साइन बाय द पर्सन। तो पेमेंट वाउचर प्रिपेयर करो और पर्सन द्वारा साइन होने चाहिए, तो ये भी एक तरीके से ज़रूरी है। वैसे बोल रहा है असेसी एंगेज इन द मेडिकल प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन 2 more बुक्स। इसका मतलब वो तो मेंटेन करेगा ऊपर की चीज़ें, पर ये 2 और बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी। डेली केस रजिस्टर इन फॉर्म 3C, इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन एंड अदर कंज्यूमेबल एक्सेसरीज यूज इन द प्रोफेशन, तो ये सब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ये जनरली इसके लिए था, तो वैसे ही बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी कर रहा है, ये बोल रहा है ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड ₹1,50,000 इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। देखिए अब सोचिए यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पिछले 3 साल में, पिछले साल को छोड़ के उनसे पहले के 3 साल में हर साल 1,50,000 ग्रॉस रिसिप्ट होनी चाहिए, 1,50,000 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पिछले 3 साल, जैसे मैंने 16-17 बताया, 17-18 बताया और 18-19 बताया, उनमें से किसी भी साल में जो ग्रॉस रिसिप्ट है
वो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हुई, मतलब वो 1,50,000 से कम हो गई। या यहाँ पे बोल दिया कि नया बिजनेस है और पिछले साल आपको लग रहा है कि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है, मतलब 19-20 में आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होगी। जब आप बिजनेस चला रहे हो तो बोला ग्रॉस टोटल रिसिप्ट इन द प्रोफेशन फॉर दैट ईयर इज नॉट लाइकली टू एक्सीड ₹150। तो आपको पता है कि 150 से ज़्यादा नहीं होगी। तो क्या बोल रहा है, मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट एज में अनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट देयर टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब असेसिंग ऑफिसर बता देगा कि आपको ये पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, कि आपको कैश बुक, लेजर, बैलेंस शीट, जो भी यानी फाइनल अकाउंट्स आपको कैसे मेंटेन करने हैं वो हम आपको बता देंगे। तो कौन बताएगा, असेसिंग ऑफिसर, जिससे जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करने में आसानी रहे। तो अगर मतलब इसका मतलब क्या 150 से ज़्यादा के चांसेस हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रूल 6F के अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उससे कम के चांस है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर आपको बता देगा कि आपको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अब देखिए बोल रहा है कि अगर पर्सन नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी कर रहा है या कोई बिजनेस में, इसका मतलब जिसमें टर्नओवर होता है, जिसमें वो ट्रेडिंग का पार्ट कर रहा है, यानी गुड्स को खरीद के बेचने का काम कर रहा है, नॉर्मल ये पार्ट हो गया। तो बोल रहा है प्रॉफिट फ्रॉम सच प्रोफेशन और बिजनेस, सच प्रोफेशन मतलब वो नॉन स्पेसिफाइड जो कि स्पेसिफाइड में नहीं आता, या बिजनेस एक्सीड ₹1,20,000। ठीक, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF ₹2,50,000। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट नहीं बोल रहा, प्रॉफिट बोल रहा है। ठीक, और देखिए यार ना पिछले से कंपेयर करके देखना, जब आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात करते हो तो उसमें क्या 1,50,000, जब उसमें देखते हो तो उसमें क्या है कि पिछले साल को छोड़ के उससे जस्ट पहले के 3 साल में, पूरे 3 साल में, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ऐसे बात कर रहा है 16, 17, 17, 18, 18, 19। अगर मैं 19, 20 को छोड़ता हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 3 साल, तो उसमें 1,50,000 हर साल में होना चाहिए, हर 3 साल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है किसी भी 3 साल में, पिछले साल 19, 20 को छोड़ो, उससे पहले जो 16, 17, 17, 18 और 18, 19, यही तो आएंगे 3 साल। तो इसमें किसी भी साल में अगर प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1,20,000 हो रहा है, 1,20,000 से ज़्यादा हो रहा है, और इंडिविजुअल HUF के केस में 2,50,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो किसके अकॉर्डिंग, जो असेसिंग ऑफिसर बताता है। तो ये बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे बोल रहा है इनकम और टोटल सेल्स एटसेट्रा इज लाइकली टू एक्सीड द सेड अमाउंट। इसका मतलब क्या, अगर आपका नया बिजनेस है, नए बिजनेस के हिसाब से क्या बोल रहा है कि 19-20 में अगर आपको लग रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 हो जाएगा ना, इनकम और टोटल सेल्स, इनकम और टोटल सेल्स। तो इनकम का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट, टोटल सेल मतलब क्या हो गया, ये वाला, कि अगर पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहा है तो देखिए क्या बोल रहा है, टोटल सेल और टर्नओवर, क्योंकि और की बात कर रहा है, या तो ये होगा या ये होगा, बी वाला पॉइंट, टोटल सेल और टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट देयर ऑफ इज एक्सीड इन एक्सिस ऑफ ₹10 लाख इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF 25 लाख। तो अगर जो टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो उसमें रिसिप्ट आएगी, और बिजनेस है तो उसमें सेल या टर्नओवर आएगा, याद रखना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई बिजनेस है उसका जो सेल है या टर्नओवर है वो 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है, इंडिविजुअल HUF के केस में क्या है 25 लाख से ज़्यादा हो जाता है, और अगर ग्रॉस रिसिप्ट की बात करते हैं तो वो 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है या 25 लाख से ज़्यादा हो जाती है इंडिविजुअल HUF के केस में, इन एनी ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल को छोड़ के 16, 17, 17, 18, 18, 19 में किसी भी साल में हो जाती है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, या जो भी अदर डॉक्यूमेंट है मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसा असेसिंग ऑफिसर बोलता है। अब आप बोलोगे सर अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इनसे कम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने ये पॉइंट पढ़ा तो जब आप डी पॉइंट देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है, अफोरसेड लिमिट डज नॉट एक्सीड इन ऑल ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपको पता है कि 19-20 प्रीवियस ईयर है, उससे पहले 16, 17, 17, 18, 18, 19 किसी भी ईयर में प्रॉफिट 1,20,000 से ज़्यादा नहीं हुआ या 2,50,000 से ज़्यादा नहीं हुआ, या जो भी टोटल सेल या टर्नओवर की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए और बोल रहा है तो या तो ये कंडीशन पूरी कर लो या ये। तो टोटल सेल या टर्नओवर जो भी है या ग्रॉस रिसिप्ट है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं हुई, कमी है, या 25 लाख इंडिविजुअल HUF के केस में 25 लाख से ज़्यादा नहीं हुई, कमी है। पिछले 3 सालों में किसको छोड़ के, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, उससे जस्ट पहले के 3 सालों में किसी भी साल में नहीं हुई। वैसे ही बोल रहा है कि अगर नया बिजनेस है तो इनकम इज़ नॉट लाइकली टू एक्सीड सैड लिमिट एंड टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इज नॉट लाइकली टू एक्सीड सैड लिमिट। तो उस केस में क्या बोला, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट।
तो इसका मतलब अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तभी रूल 6F का पार्ट आएगा, अगर वो कंडीशंस पूरी होती है। अगर नहीं होती तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर बोलता है। और अगर आपका नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, बिजनेस है, तो उसमें अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अगर नहीं करते तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया कि एन असेसी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AE, 44 BB, 44 BBB who claims income from such business to be lower than the deemed income computed in accordance with the respective section। देखिए डीम्ड इनकम का मतलब क्या होता है, प्रिजम्पटिव इनकम, जिसमें आप क्या बोलते हो कि जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होगी उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो कि इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है वो आपका क्या होगा, डीम्ड इनकम माना जाएगा। उसे बोलते हैं प्रिजम्पटिव इनकम, जो कि उसके कुछ पार्ट मैंने कवर किए हैं। तो देखिए ये तो कवर है नहीं अपने, लेकिन फिर भी अगर आपको गूगल करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। AE का पार्ट तो मैंने कवर किया है, जिसमें जनरली आएगा आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वाले बिजनेस में हो, इसका मतलब वो अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स, इसका मतलब रोड ट्रांसपोर्ट का काम करते हो। तो मैंने क्या बताया, अगर आप ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो, जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम है ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ कि किसी कंपनी को चाहिए कि उसके माल दूसरी जगह जाने हैं। जैसे मेरा यहाँ पे जयपुर में काम है और उसको जाने कहाँ पे, महाराष्ट्र में, मुंबई में जाने हैं, पुणे में जाने हैं, तो मुझे वहाँ भेजना है। अब उसकी जो भी मेरे पास रिसिप्ट आएगी उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज प्रिजम्पटिव इनकम यानी डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। अब असेसी क्या बोल रहा है कि जो भी आपने डीम्ड इनकम मानी है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में डीम्ड इनकम हुई है, अगर मैं नॉर्मल अपने बिजनेस की इनकम इनकम टैक्स एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग, और वही जो प्रिस्क्राइब लिमिट है यानी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है, आपको पता है स्लैब रेट होती है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट ये करता तो मेरा कम बन रहा है। तो बोल रहा है एन असेसी हु क्लेम्स, जो क्लेम कर रहा है इनकम फ्रॉम सच बिजनेस टू बी लोअर देन द डीम्ड इनकम। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपने प्रिजम्पटिव बेसिस ले लिया और आपने बोला कि डीम्ड इनकम ये मेरी है जो टैक्सेबल होगी, लेकिन आप साथ में क्या क्लेम कर रहे हो कि मेरी जो रियल बिजनेस की इनकम है जो कि मैंने बेसिक एग्जाम्पशन के अकॉर्डिंग निकाला, तो वो मेरा कम बन रहा है डीम्ड इनकम से। ठीक है, तो उस केस में क्या बोल दिया, मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट एज में अनेबल द AO टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब देखिए आपने क्लेम किया तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, हाँ आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं जिससे हमें इनकम कंप्यूट करने में आसानी होगी, और आपने जो बोला है, आपने जो क्लेम किया है उसकी सत्यता भी तो देखनी है, उसको वेरीफाई भी तो करना है। तो हम आराम से वेरीफाई कर पाएंगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट के मेंटेन के थ्रू। अगर असेसी बोलता है कि मेरी डीम्ड इनकम से कम इनकम बन रही है, 44 BB किसके लिए आता है आपका, तो देखिए जनरली बोलते हैं ना मिनरल ऑयल्स को क्या करते हैं, निकालते हैं, उसको ढूंढते हैं, एक्सट्रैक्ट करना, प्रोस्पेक्ट मतलब क्या करना, खोजना, उनका प्रोडक्शन करना, तो उनके बिजनेस में हो तो उसमें भी जनरली क्या बोल रहा है कि जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 10% डीम्ड इनकम माना जाता है। तो ये भी प्रिजम्पटिव बेसिस पे हो सकता है। 44 BBB क्या बोलता है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये सिविल कंस्ट्रक्शन या उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे बोलते हैं टर्न की पावर प्रोजेक्ट होते हैं। टर्न की पावर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, आपने किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को क्या बोला कि हम आपके लिए जो भी मशीनरीज हैं या आपको जैसी फैक्ट्री चाहिए उस तरीके से पूरा का पूरा पार्ट बना के दे देंगे और हम आपको चाबी दे देंगे, बस आपको क्या करना है, सारा का सारा काम आगे आपको खुद करना है। मतलब आप उनको एक फैक्ट्री, पूरा का पूरा प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करके दे रहे हो, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, टर्न की प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट है वो, टर्न की पावर प्रोजेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोजेक्ट। वैसे सिविल कंस्ट्रक्शन का कोई बिजनेस है, ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई टेस्टिंग का, प्लांट एंड मशीनरी के टेस्टिंग का, उसके कमीशनिंग का, उसके इरेक्शन का बिजनेस है, तो 44 BBB में आ जाता है। और इसमें भी क्या होता है, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, जो भी आपकी रिसिप्ट होगी, उसका 10% आपकी डीम्ड इनकम मान लिया जाता है। अगर आप चाहे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, तब आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन कब, अगर आप जो भी डीम्ड इनकम बोल रहे हो उससे कम इनकम क्लेम कर रहे हो तब। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे दे दिया देखो, वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 is applicable and income of the assessee exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे प्रोविजन फॉर सेक्शन 44 AD 4 इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा या अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा 44 AD 4 क्या है। अभी तो याद रख लो कि अगर ये एप्लीकेबल होता है और असेसी की जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जैसे स्लैब रेट बोलते हैं ना, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी उसको ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे जैसा AO बोलता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये भी हो गया। अब नोट्स बचा हुआ है बस, और टैक्स ऑडिट अगली वीडियो से कवर करेंगे। और जो मैं 44 AD 4 बोल रहा हूँ ना, वो एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि मेरे हिसाब से ये रहा 44 AD, और इसका 4 का पार्ट यहाँ पे आएगा। तो अभी आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बताऊँगा तब जाके ही आपको पता चलेगा। ये रहा,
ये रहा देखिए, प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, ये आ रहा है। तो जब मैं आपको ये बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट आता है। देखिए ये क्या होता है, लिंक होते हैं। अब आपको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं आपको पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वैसे कोई इतना पर्टिकुलर इतना ज़्यादा कवर नहीं करवाता। अब देखिए लास्ट में नोट्स में क्या दे रखा है कि कितने साल आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। जैसे हमने बोला ना रूल 6F में कि आपको कैश बुक, जर्नल, लेजर जो भी है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। मशीन नंबर, बिल की कार्बन कॉपी, रिसिप्ट या पेमेंट से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट हो गई, बिल जो भी आपने इशू करे, चलो इशू नहीं करे तो पेमेंट वाउचर हो गया, वो आपको मेंटेन करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है पीरियड ऑफ विच बुक्स ऑफ अकाउंट इज टू बी मेंटेन्ड, द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट शैल बी केप्ट एंड मेंटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। याद रखना, कह रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो इसका मतलब जैसे आपका 2020-21 असेसमेंट ईयर रेलिवेंट एंड हो रहा है, तो उसके अगले 6 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, अगर आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बोलोगे तो आपको पता है कि 1920 के बुक्स ऑफ अकाउंट ही तो आपने मेंटेन किए होंगे और उसके अकॉर्डिंग तो इनकम टैक्स की रिटर्न भरी होगी आपने। ठीक है, तो आपने उसको मेंटेन किया है, तभी ये बोल रहा है कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 2021 के बाद अगले 6 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 26-27 असेसमेंट ईयर तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पेनल्टी में क्या बोल रहा है, वेयर नेसेसरी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AA, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाया या ये जनरली 6 साल तक मेंटेन नहीं कर पाया, तो ही शैल बी लाइबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 271A ऑफ ₹25,000। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।